महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने कहा था, एक समीकरण मेरे लिए तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक कि वो ईश्वर के विचार को व्यक्त न करे। गणित सिर्फ नंबर नहीं है, ये सोच है, एक फलसफा भी है। और जब बात शिक्षा नीति में गणित के सिलेबस की आती है, तो ये सोच और भी अहम हो जाती है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण और आजकल काफी चर्चा में चल रहे विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये विषय जुड़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने गणित के लिए एक नया ग्रेजुएशन सिलेबस का ड्राफ्ट निकाला है और इस पर द हिंदू अखबार में एक काफी डिटेल्ड एनालिसिस छपा है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक खास तौर पर जरूरी हो सकता है। मतलब जीएस पेपर 2 में एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े सवाल या फिर निबंध के लिए भी, और हाँ, प्रीलिम्स में भी कुछ पूछा जा सकता है। और वैसे भी आम जानकारी के लिए तो ये एक दिलचस्प मुद्दा है ही। तो हुआ ये कि पिछले साल अगस्त में यूजीसी ने एनईपी के तहत मैथ्स समेत 9 सब्जेक्ट्स के लिए ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस का एक ड्राफ्ट रिलीज किया। लेकिन इसके फौरन बाद सितंबर में ही देश भर के लगभग 900 मैथमेटिशियंस ने एक पिटीशन साइन करके यूजीसी से कहा कि भैया ये ड्राफ्ट वापस ले लीजिए। 900 एक्सपर्ट्स, ये नंबर अपने आप में काफी बड़ा है, सोचने वाली बात है। आखिर इस ड्राफ्ट में ऐसा क्या है जिस पर इतनी बड़ी मतलब एकेडमिक लेवल पर आपत्ति जताई जा रही है? आइए इसी को थोड़ा खोल के समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये जो सिलेबस का बदलाव है, ये एनईपी के एक बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा है। एनईपी का मकसद तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बदलना, सुधारना है। लेकिन जैसा आपने कहा, 900 गणितज्ञों का विरोध, और इसमें देश के बड़े बड़े संस्थानों के लोग शामिल हैं, तो ये साफ है कि उनकी चिंताएं सिर्फ ऊपरी नहीं हैं, बल्कि काफी गहरी हैं। उनका मानना है कि ये ड्राफ्ट अगर ऐसे ही लागू हो गया तो ये स्टूडेंट्स की पढ़ाई और आगे उनके करियर दोनों के लिए ठीक नहीं होगा, शायद नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, तो इन गणितज्ञों की मुख्य चिंताएं हैं क्या? क्या ये सिर्फ सिलेबस में छोटे-मोटे बदलाव की बात कर रहे हैं या प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी लग रही है? द हिंदू का जो एनालिसिस है, उसके हिसाब से गणितज्ञों का मेन पॉइंट ये है कि ड्राफ्ट में गंभीर खामियां हैं, मतलब सीरियस फ्लॉज। ये सिर्फ कॉस्मेटिक इश्यूज नहीं है, उनकी आपत्तियों में कुछ खास बात है। पहली तो ये कि गणित के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स, उनका कवरेज काफ़ी लिमिटेड कर दिया गया है। दूसरी बात, अप्लाइड मैथ्स यानी अनुप्रयुक्त गणित, जो आज इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, मतलब अनगिनत फील्ड्स की जान है, उसे जैसे नज़रअंदाज सा कर दिया गया है। और तीसरी बात, जो इलेक्टिव कोर्सेज हैं, मतलब ऑप्शनल वाले, उनका डिज़ाइन भी एकेडमिकली उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। तो ये तो हुई एकेडमिक क्वालिटी से जुड़ी चिंताएं। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि विवाद का एक बड़ा एंगल प्राचीन भारतीय ज्ञान मतलब एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को शामिल करने से भी जुड़ा है। हाँ, और शायद यही इस पूरे मामले का सबसे सेंसिटिव और शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पहलू है। ड्राफ्ट में कुछ ऐसे कोर्सेज डालने का प्रस्ताव है जो एंशिएंट इंडियन नॉलेज पर बेस्ड हैं, जैसे कालगणना मतलब टाइम की ट्रेडिशनल इंडियन कैलकुलेशन, भारतीय बीजगणित है, और शुल्ब सूत्र भी हैं जो पुराने जमाने में यज्ञ की वेदी बनाने के लिए ज्योमेट्री के फॉर्मूले होते थे। तो जो आलोचक हैं, उनकी चिंता यह है कि इनको शामिल करने के पीछे कहीं कोई खास किस्म का राष्ट्रवादी या कल्चरल एजेंडा तो नहीं है, जो शायद एकेडमिक जरूरतों पर हावी हो रहा हो। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पक्ष भी है? मतलब क्या इन प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को शामिल करने के फेवर में कोई एकेडमिक तर्क भी दिया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल दिया जा रहा है। इस बहस में एक बहुत अहम आवाज है प्रोफेसर मंजुल भार्गव की। प्रोफेसर भार्गव, जैसा कि हम जानते हैं, 2014 में फील्ड्स मेडल जीत चुके हैं, जो गणित का नोबेल प्राइज माना जाता है। वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और एनईपी और इस सिलेबस को बनाने की प्रक्रिया से भी जुड़े रहे हैं। उनका तर्क, जैसा उन्होंने दिल्ली में एक स्पीच में भी कहा था, ये है कि इन विषयों को शामिल करने का मकसद किसी दूसरी संस्कृति को नीचा दिखाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मकसद है अपनी जो रिच मैथमेटिकल हेरिटेज है उसको पहचानना, उस पर गर्व करना और उससे आज की जनरेशन को इंस्पायर करना।
प्रोफेसर भार्गव और उनके जैसे सोचने वाले ये भी मानते हैं कि जिसे अक्सर वेस्टर्न मैथ्स कह दिया जाता है, उसके सपोर्टर कई बार नॉन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, खासकर भारतीय सभ्यता के जो फंडामेंटल और बहुत बड़े योगदान रहे हैं, उनको कम करके आंकते हैं या अनदेखा कर देते हैं। उनका कहना है कि मैथ्स की जो कथित यूनिवर्सैलिटी या ऑब्जेक्टिविटी है, उसका इस्तेमाल कई बार इन योगदानों को कल्चरली साइडलाइन करने के लिए एक हथियार की तरह किया गया है। उनका जोर अपनी जड़ों को जानने और समझने पर है। ये बात कि नॉन वेस्टर्न योगदानों को अनदेखा किया गया है, इसमें तो शायद कुछ सच्चाई हो सकती है। इतिहास में हुआ भी है ऐसा। लेकिन द हिंदू का एनालिसिस यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। वो ये कि क्या गणित को एक खास भारतीय या वैदिक राष्ट्रवादी फ्रेम में फिट करने की कोशिश में हम कहीं वही गलती तो नहीं दोहरा रहे जिसका इल्ज़ाम हम दूसरों पर लगा रहे हैं। मतलब क्या मैथ्स जैसे यूनिवर्सल सब्जेक्ट के सिलेबस में सिर्फ एक खास सिविलाइजेशन के योगदान पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करके हम बाकी दुनिया के योगदान को कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। एनालिसिस तो ये भी कहता है कि ये तरीका उसी कॉलोनियल मानसिकता जैसा है जिसका ये विरोध करने का दावा करता है, मतलब ज्ञान पर अपना कब्जा जमाना। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। यहीं पर वो एनालिसिस एक बेसिक बात क्लियर करता है कि देखिए, गणित का विकास बेशक अलग अलग कल्चर और सोसाइटी में हुआ, तो उसका सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो कल्चरल है, वो तो है ही। लेकिन गणित के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके नतीजे हैं, जैसे कि 2 + 2 4 होते हैं, उनकी सच्चाई तो यूनिवर्सल है। ये कोई वेस्टर्न सच या ईस्टर्न सच नहीं है, ये एक मैथमेटिकल सच है। ये उस कल्चर से आजाद है जिसने इसे खोजा या जो इसका इस्तेमाल करती है। तो इस लिहाज से देखें तो क्या ये कहना ठीक होगा कि मैथमेटिकल योगदानों को सिर्फ एक सिविलाइजेशन से जोड़ना और उसे कल्चरल सुपीरियॉरिटी का सबूत बताना ये गणित के नेचर के ही खिलाफ है? द हिंदू के एनालिसिस के मुताबिक हाँ, जब कुछ ग्रुप्स मैथमेटिकल अचीवमेंट्स को सिर्फ एक सभ्यता की देन बताकर उसे अपनी कल्चरल महानता साबित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो असल में वही गलती कर रहे हैं जो वेस्टर्न कॉलोनाइजर्स ने की थी, यानी ज्ञान पर कल्चरल कब्जा जमाना। और ये कोशिश मैथ्स की उस पहचान को कमजोर करती है जहां उसे सत्य की एक ऑब्जेक्टिव, सबके लिए खुली खोज माना जाता है। यहीं पर एकेडमिक वर्ल्ड में चिंता बढ़ जाती है कि कहीं एक नेशनलिस्ट एजेंडा हिस्टोरिकल सच्चाई और एकेडमिक क्वालिटी पर भारी ना पड़ जाए। डर यह है कि ये पूरी कहानी कहीं ये ना बन जाए कि भाई इंडिया ने ही सबसे पहले सब कुछ इन्वेंट किया था। ये नैरेटिव जो है, ये ना सिर्फ ऐतिहासिक तौर पर गलत हो सकता है, बल्कि साइंटिफिक सोच की जो स्पिरिट है उसके भी खिलाफ है। क्या एनालिसिस में राजनेताओं की भूमिका का भी कोई जिक्र है? हाँ, आर्टिकल बताता है कि कभी-कभी नेताओं के बयान इस तरह की चिंताओं को और हवा दे देते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि हाल ही में रूलिंग पार्टी के एक नेता ने कथित तौर पर किसी स्कूल में कहा कि एक हिंदू देवता स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो लेख के अनुसार इस तरह की जो स्यूडो साइंटिफिक बातें हैं, वो एकेडमिक बहसों में गैर जरूरी दखल मानी जाती हैं और ये चिंता पैदा करती हैं कि क्या सिलेबस भी इसी दिशा में जा रहा है। तो अगर गणित किसी एक संस्कृति की देन नहीं है, तो इसका असल इतिहास कैसा रहा है? द हिंदू का विश्लेषण इस पर क्या रोशनी डालता है? एनालिसिस इस बात पर बहुत जोर देता है कि मैथमेटिकल आइडियाज किसी एक जगह या एक टाइम पर पैदा नहीं हुए। ये एक बहुत लंबा, कॉम्प्लेक्स और इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब महाद्वीपों के बीच चलने वाला सफर रहा है। बेबीलोन, मिस्र, भारत, चीन, अरब, फारस, ग्रीस, इन सभी महान सभ्यताओं के बीच आइडियाज का गहरा लेनदेन हुआ है। गणित इन सब के मिले जुले प्रयासों से आगे बढ़ा है। यहाँ तक कि हड़प्पा सभ्यता, जो वैदिक काल से भी पुरानी मानी जाती है, उसके खंडरों में जो शहर की प्लानिंग मिलती है, पानी की व्यवस्था, नालियों का डिजाइन, उसमें भी एडवांस्ड इंजीनियरिंग और प्रैक्टिकल मैथ्स के सबूत साफ दिखते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेज के सिलेबस में एंशिएंट इंडियन मैथ्स को एक अलग थलग वैदिक या सिर्फ इंडियन कैटेगरी में रखना या उस पर जरूरत से ज्यादा जोर देना शायद ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा। एनालिसिस का निष्कर्ष यही है, ऐसा करना इतिहास को बहुत सिंप्लीफाई करना होगा और एकेडमिकली भी शायद ठीक ना हो। ये गणित के विकास की वो रिच, ग्लोबल और आपस में जुड़ी हुई कहानी को अनदेखा कर देगा। एकेडमिक क्वालिटी और इतिहास की बात तो हो गई, लेकिन क्या इस ड्राफ्ट से जुड़ी कुछ और प्रैक्टिकल चिंताएं भी हैं? जैसे पढ़ाने वाले टीचर्स या स्टूडेंट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। एनालिसिस कुछ बहुत जरूरी प्रैक्टिकल मुद्दे भी उठाता है। पहली बात तो ये कि गणित का जो शुरुआती विकास था, चाहे वो किसी भी सिविलाइजेशन में हुआ हो,
उसमें नेचुरली कुछ ऐसे आइडियाज और तरीके शामिल थे जो आज के हमारे जो कठोर साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स हैं उन पर शायद खरे ना उतरें। ये एवोल्यूशन का हिस्सा है। हिस्ट्री या सोशियोलॉजी के नज़रिए से इनका अध्ययन करना बहुत इंटरेस्टिंग और ज़रूरी भी हो सकता है। लेकिन लेख ये तर्क देता है कि ऐसे किसी भी हिस्टोरिकल मॉड्यूल में दुनिया की सभी प्रमुख प्राचीन गणितीय परंपराओं को शामिल किया जाना चाहिए, ग्रीक, चीनी, अरबी वगैरह, और उनके आपसी इंटरेक्शन पर जोर देना चाहिए। और सबसे अहम बात, इसे मॉडर्न मैथ्स के मेन सिलेबस से अलग रखना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों के गोल और मेथड अलग हैं। और टीचर्स के बारे में क्या? क्या हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स इस तरह के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं? उन्हें इसकी ट्रेनिंग है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ज्यादातर मैथ्स के प्रोफेसर्स मॉडर्न मैथ और उसको पढ़ाने के तरीकों में ट्रेंड होते हैं। अब प्राचीन भारतीय गणित के ग्रंथ जैसे आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त की रचनाएं हैं, उनको एक निष्पक्ष, हिस्टोरिकल और क्रिटिकल नजरिए से पढ़ाने के लिए जिस इंडोलॉजी यानी भारत विद्या की एक्सपर्टीज चाहिए, भारतीय इतिहास, भाषा, संस्कृति का गहरा ज्ञान, वो शायद बहुत कम मैथ्स टीचर्स के पास होगी। तो ऐसे में ये चिंता तो है ही कि क्या वो स्टूडेंट्स को बिना किसी आइडियोलॉजिकल झुकाव के एक बैलेंस तरीके से पढ़ा पाएंगे। और स्टूडेंट्स के नजरिए से सोचें तो क्या इस तरह के कोर्सेज से उन्हें वो स्किल्स मिल पाएंगी जिनकी आज की दुनिया में वाकई जरूरत है? ये एक और सीरियस कंसर्न है। एनालिसिस ये कहता है कि स्टूडेंट्स को हिस्टोरिकल मैथ्स की सिर्फ एक धारा से, उसकी तमाम कमियों के साथ, सिर्फ इसलिए रूबरू कराना कि उससे कल्चरल प्राइड जुड़ा है, ये उनके साथ शायद नाइंसाफी हो। ये उस बड़ी सच्चाई को धुंधला कर सकता है कि भाई गणित एक यूनिवर्सल ह्यूमन अचीवमेंट है जिसे हजारों सालों में दुनिया भर के लोगों ने मिलकर कोलैबोरेट करके तराशा है। और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल ये क्लियर नहीं है कि एंशिएंट इंडियन मैथ्स पर आधारित इन प्रपोज्ड हिस्सों से स्टूडेंट्स को कौन सी ठोस, मेजरेबल मैथमेटिकल स्किल्स मिलेंगी जो उन्हें एक अच्छे स्टैंडर्ड मॉडर्न सिलेबस से नहीं मिलती। क्या इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स वाकई में इंप्रूव होंगी? क्या ये उन्हें उस दुनिया में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा जहां एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का दबदबा होने वाला है? इन सवालों का जवाब अभी साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर द हिंदू का एनालिसिस इस पूरे मामले को किस तरह से सम अप करता है? इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि कई एकेडमिक्स और मैथमेटिशियंस इस पहल को एकेडमिक ज़रूरत से ज़्यादा एक आइडियोलॉजी को एजुकेशन सिस्टम पर थोपने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। और अब ये बहस सिर्फ ये नहीं रह गई है कि मैथ्स के सिलेबस में क्या हो और क्या ना हो। ये बहस अब एजुकेशन के असल मकसद क्या हैं, एकेडमिक फ्रीडम कितनी ज़रूरी है और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए साइंटिफिक सोच और क्रिटिकल रीजनिंग को कैसे बचाया जाए, इन सब बड़े सवालों से जुड़ गई है। यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये केस स्टडी पॉलिसी मेकिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज, एजुकेशन रिफॉर्म के चैलेंजेस और साइंस, सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बीच के जो नाजुक रिश्ते होते हैं उनको समझने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आज हमने यूजीसी के मैथ सिलेबस ड्राफ्ट के चारों ओर जो ये कॉम्प्लेक्स विवाद चल रहा है उसके कई पहलू समझने की कोशिश की। प्राचीन ज्ञान को शामिल करने के तर्कों से लेकर नेशनलिज्म और कल्चरल एजेंडे से जुड़ी चिंताओं तक, और साथ ही एकेडमिक और प्रैक्टिकल इश्यूज पर भी नजर डाली। ये तो साफ है कि ये मामला सिर्फ सिलेबस बदलने भर का नहीं है, बल्कि ये एजुकेशन के फ्यूचर की दिशा और उसकी क्वालिटी से जुड़े गहरे सवाल उठा रहा है। बिल्कुल। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। शायद सभी को, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सबको इस पर सोचना चाहिए कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम अपनी हिस्टोरिकल और कल्चरल विरासत का सम्मान करने और साथ ही साथ एक रिगरस, ग्लोबली रेलेवेंट और फ्यूचर रेडी एजुकेशन देने के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकता है। सिलेबस बनाते समय कल्चरल एप्रिसिएशन और आइडियोलॉजिकल दबाव, इसके बीच की फाइन लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन हमारे युवाओं और देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूर है। साथियों को एजुकेशन पॉलिसी, क्रिटिकल थिंकिंग और करंट अफेयर्स के मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस की अहमियत समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे इन डेप्थ डिस्कशन से जुड़े रहें। और हाँ, इस विषय पर आपकी क्या राय है या कोई और सवाल मन में हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।